Namaskar everyone. Welcome to those who are already associated with 3G Commerce Classes YouTube channel and also to those who are new to my channel. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। मैं हूं निशा शर्मा, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। अपनी वीडियोस में हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स को। तो कुछ इसी तरह आज हम सेक्शन 44AB विच डील्स विद ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्टेन पर्सन्स कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन एंड सेक्शन 44AD डील्स विद प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की बात करेंगे। No doubt these sections have been in existence for so many years and we being professionals have been practicing in these sections for so many years also, but due to various amendments, due to various changes, due to अपने आप को अपडेट करने की जो amendments आई हैं उनके बारे में थॉरोली जानकारी लेने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद सेक्शन 44AB। सेक्शन 44AB जैसा कि हम सब जानते हैं डील करता है दैट एक सर्टन लिमिट से ऊपर जब आपकी टर्नओवर एक्सीड करती है तो उस केस में बिजनेसमैन जो हैं उनको अपना बिजनेस ऑडिट करवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें अभी असेसमेंट ईयर 24-25 में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं जो कि हम क्लॉज वाइज डिस्कस करेंगे और कुछ चीज़ें जो कि आपका पर्सपेक्टिव जो है 44AB और AD को लेके चेंज कर सकती हैं। तो वीडियो के एंड तक बनी रहेगा, नॉट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़ बट फॉर द सेक ऑफ कन्वेइंग 44AB एंड AD चेंजेस इन अ बेटर मैनर। सो अगर आप भी चाहते हैं दैट आप इन सेक्शन से रिलेटेड कुछ नई बात सीखें, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में प्रॉमिस करती हूँ दैट इफ you are on my channel then you will certainly learn something new, it is my promise। तो उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए ज़रूरी है दैट आप वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहें सो दैट हम क्लॉजेस को थॉरोली डिस्कस कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 44AB ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्टन पर्सन्स कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एवरी पर्सन carrying on business shall, if his total sales, turnover or gross receipt, as the case may be, in the business exceed or exceeds 1 crore rupee in any previous year। इसमें कोई चेंज नहीं है। एवरी पर्सन, हर पर्सन पे ये जो सेक्शन है 44AB दैट वुड बी एप्लीकेबल। बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, अगर उसके बिजनेस की टोटल सेल्स, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट एक्सीड कर रही है 1 करोड़ रुपीज़ तो वो सेक्शन 44AB में ऑडिट करवाने के लिए मैंडेटरी है। अब आप ये क्वेश्चन अराइज जरूर करेंगे कि मैम 2 करोड़ या 3 करोड़ तक हमारे पास ऑल्टरनेटिव है, वी कैन गो फॉर सेक्शन 44AD विदाउट गेटिंग आवर अकाउंट्स ऑडिटेड। सो अग्रीड, बट हियर वी आर डिस्कसिंग सेक्शन 44AB इंडिविजुअली एज ऑफ नाउ। 44AD भी हम कंसोलिडेट करके साथ में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम 44AB की बात कर रहे हैं, इसलिए जो टर्नओवर है 2 करोड़ और 3 करोड़ दैट वुड बी कवर्ड अंडर सेक्शन 44AD। सेक्शन में भी हम सेक्शन 44AD की जो प्रोविजंस हैं उनको कंसोलिडेट करेंगे, क्योंकि आगे चलकर वीडियो में 44AD की प्रोविजन 44AB में भी लागू होंगी। सो अकॉर्डिंग टू मी these sections are somewhere interrelated, so without having complete knowledge of section 44AD you will not be able to gain better understanding of section 44AB। सो फर्स्ट प्रोवाइजो इसको दिया गया है जो कि असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए एप्लीकेबल है। Provided that in case of person whose aggregate of all amount received, including amount received for sales, turnover or gross receipt during the previous year in cash, यहाँ पर इस वर्ड को एम्फोसाइज किया गया है, in cash does not exceed 5% of the said amount। एंड देखिए डायरेक्ट टैक्स में एंड और कॉलन, सेमी कॉलन, फुल स्टॉप, कॉमा बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो हम एंड और को भी एम्फोसाइज करके पढ़ेंगे। एंड aggregate of all payments made including amount incurred for expenditure in cash during the previous year does not exceed 5% of the said payments। This clause shall have effect as if for the words 1 crore rupees the word 10 crore rupees had been substituted। आपके लिए 1 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर के लिए 44AB में ऑडिट करवाना अनिवार्य है, लेकिन अगर आपके बिजनेस की टोटल ग्रॉस रिसीट्स टर्नओवर का 5% से ज़्यादा रिसीट आप कैश में नहीं ले रहे एंड आपके बिजनेस के एक्सपेंडिचर्स, आपके बिजनेस के पेमेंट्स प्लस एक्सपेंडिचर्स जो आप कर रहे हैं उसका 5% से ज़्यादा आप कैश में पे नहीं कर रहे हैं, ये दोनों ही जो कंडीशंस हैं दीज आर म्यूचुअली इंक्लूसिव एंड लिखा गया है, मतलब कि दोनों ही कंडीशंस को साइमल्टेनियसली फुलफिल करना ज़रूरी है।
तो आपके लिए जो 1 करोड़ की टर्नओवर है दैट वुड बी इंक्रीज्ड टू 10 करोड़, मतलब 10 करोड़ तक आप सेक्शन 44 AD में ऑडिट करवाने के लिए लायबल नहीं होंगे, प्रोवाइडेड आप अदर कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया दैट वैसे तो 1 करोड़ की टर्नओवर है, लेकिन अगर आप ये आपके जो रिसीट्स हैं दैट इज फॉलिंग विद इन द लिमिट ऑफ 5% इन कैश, और जो आपकी पेमेंट्स हैं दैट आर ऑल्सो फॉलिंग विद इन द लिमिट ऑफ 5% इन कैश और लेस देन दैट, तो आपकी जो टर्नओवर की लिमिट है दैट वुड बी इंक्रीज्ड टू 10 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट 44 AB क्लॉज बी, इसके ही एवज में जो हमने 44 AB क्लॉज ए पढ़ा है उसमें ये कहा गया है, जो आप सेकंड प्रोवाइजो यहाँ पर देख रहे हैं, दैट अगर आपने चेक के थ्रू पेमेंट की है या चेक के थ्रू रिसीव किया है या बैंक ड्राफ्ट रिसीव किया है एंड चेक आपका अकाउंट पे नहीं है, तो भी आपकी जो रिसीट होगी बाय चेक या जो आपकी पेमेंट होगी बाय चेक, इफ दे आर नॉट अकाउंट पे, तो उसको भी रिसीट इन कैश ही कंसिडर किया जाएगा। 44 AB क्लॉज बी, देखिए यहाँ पर मैंने और लिखा है, और का मतलब है जैसे जैसे हम क्लॉजेस में आगे बढ़ते जाएंगे इनमें से किसी एक क्लॉज में भी अगर आप फॉल करते हैं देन ऑल्सो यू वुड बी लाइबल टू गेट योर अकाउंट ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 AB। बात करने वाले हैं सेक्शन 44 AB क्लॉज बी के बारे में, जो कि है carrying on profession shall, if his gross receipts in profession exceed 50 lakh rupees in any previous year। ऊपर हम बात कर रहे थे बिजनेस के लिए, और जो ये इंसर्ट किया गया है 10 करोड़ का सब्सटीट्यूशन दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर बिजनेस नॉट फॉर प्रोफेशन। प्रोफेशनल अगर है उनकी ग्रॉस रिसीट्स बिजनेस की अगर प्रोफेशन से एक्सीड कर रही है 50 लैक्स, तो प्रोफेशनल्स वुड बी लाइबल टू गेट देयर अकाउंट ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 A। और क्लॉज सी, और मतलब बी, या अगर आप सी में फॉल कर रहे हैं, कैरिंग ऑन द बिजनेस शेल if the profit and gains from the business are deemed to be the profit and gains of such profession under section 44 AE or section 44 double B or section 44 triple B as the case may be, and he has claimed his income to be lower than the profit or gains so deemed to be the profit and gains of his business as the case may be, कॉमा इन एनी प्रीवियस ईयर। सी क्लॉज में हम बात कर रहे हैं एवरी पर्सन जो कि बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44 AE, 44 डबल बी, 44 ट्रिपल बी, इन सारे सेक्शंस के ऊपर मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो में मेंशन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी, आप वहां पर जाकर इन सेक्शंस से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, अगर आप 44 डबल बी, ट्रिपल बी या AE में बताए गए बिजनेसेस में डील कर रहे हैं और अपना प्रॉफिट जो है वो इन स्पेसिफाइड सेक्शंस में बताई गई रेशो या परसेंटेज से कम दिखा रहे हैं, तो उन केस में भी आप सेक्शन 44 AB में टैक्स ऑडिट करवाने के लिए लायबल हैं। और डी, carrying on the profession shall, if the profit and gains from the profession are deemed to be profit and gains of such person under section 44 ADA, that is also come under the amendment and he has claimed such income to be lower than the profits and gains so deemed to be the profit and gains of his profession। देखिए सेक्शन 44 ADA की यहाँ पर बात की गई है। सेक्शन 44 ADA के अकॉर्डिंगली जो आपकी 50 लाख की लिमिट हमने 44 AB क्लॉज बी में अभी पढ़ी है पीछे वीडियो में, वो बढ़ाकर कर दी जाएगी 75 लैक्स, प्रोवाइडेड कि आप ये कंडीशन फुलफिल करते हैं दैट आपके प्रोफेशन की जो रिसीट्स हैं that would be less than 5% in cash, और जो आपकी बिजनेस की टोटल पेमेंट्स हैं, प्रोफेशन की जो आपके टोटल पेमेंट्स हैं that would also be less than 5% in cash। मतलब to put it in simpler words, अगर आप अपने प्रोफेशन में रिसीट्स ले रहे हैं तो कैश में रिसीट्स जो हैं वो टोटल रिसीट का 5% से कम है, और अगर आप अपने बिजनेस में कोई पेमेंट्स कर रहे हैं या एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं प्रोफेशन में, सॉरी, और अगर आप अपने प्रोफेशन में कोई पेमेंट्स या एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं वो भी कैश में 5% से कम होनी चाहिए, तो उन केसेस में जो आपकी 50 लाख की लिमिट है दैट वुड बी इंक्रीज्ड टू 75 लैक्स। 75 लैक्स तक आप ऑडिट के लिए लायबल नहीं होंगे प्रोवाइडेड यू आर फुलफिलिंग अदर कंडीशंस। नेक्स्ट है और 44 AB क्लॉज ई, सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है वो प्रोफेशनल्स को, टैक्स पेयर्स को इसी क्लॉज में आ रही है। कैरिंग ऑन द बिजनेस सेल इफ द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 44 AD
are applicable in his case and his income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax in any previous year. देखिए वेरियस इंटरप्रिटेशंस हैं डायरेक्ट टैक्स में, आप अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं। अब वो गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकती हैं, लेकिन सेक्शन 44 AD सब सेक्शन 4 जो कहता है उसमें सिर्फ ये इंटरप्रिटेशन है दैट अगर आप 44 AD ऑप्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में तो ये सेक्शन कंटिन्यू होना चाहिए फॉर कंसेक्यूटिव 5 असेसमेंट ईयर्स। ड्यू टू एनी रीजन अगर आपने 44 AD को किसी भी प्रीवियस ईयर में ऑप्ट आउट कर दिया है तो आप अगेन सेक्शन 44 AD का बेनिफिट मतलब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। ऑन बेयर रीडिंग ऑफ सेक्शन 44 AD हमारे सामने यही कंडीशंस आती हैं। सेक्शन 44 AD से रिलेटेड फुल फ्लेजेड वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप 44 AD से रिलेटेड कंफ्यूजन उस वीडियो को देख के दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस सेक्शन को दोबारा पढ़ेंगे तो यहाँ पर है कैरिंग ऑन द बिजनेस शेल if the provisions of subsection 4 of section 44 AD section 44 AD subsection 4 यही कहता है 5 consecutive assessment year का। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 44 AD में एक टर्म यूज किया गया है, जब हम सेक्शन 44 AD में आके देखेंगे वो है एलिजिबल बिजनेस का टर्म। एलिजिबल बिजनेस मीन्स सेक्शन 44 AD में कहा गया है दैट ये देखिए एनी बिजनेस एक्सेप्ट द बिजनेस ऑफ फ्लाइंग hiring or leasing goods, carriages referred to in section 44 AE, and whose total turnover or gross receipts in the previous year does not exceed an amount of 2 crore rupees. इसमें नया कुछ नहीं है। 2 करोड़ से ज़्यादा अगर आप टर्नओवर करते हैं किसी प्रीवियस ईयर में तो 44 AD की सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। ये मैंने आपको डेफिनेशन इसलिए पढ़ने को बोला है दैट अगर हम 44 ABE में वापस चलते हैं तो वहाँ पर वर्ड यूज किया गया है दैट आपके ऊपर सेक्शन 44 AB एप्लीकेबल हो जाएगा अगर आपके ऊपर सेक्शन 44 AD सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल है एंड योर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है and his income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax in the previous years. Various articles are available on Google जो कि बहुत ही पॉपुलर साइट्स हैं, यूट्यूबर्स हैं। वहाँ पर इंटरप्रिटेशन इस जो क्लॉज की है वो ये बताई गई है नो डाउट आप 5 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर में से अगर एक भी साल ऑप्ट आउट कर जाते हैं तो अगले साल आप 44 AD के लिए लायबल नहीं है। लेकिन इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये भी बताई गई है दैट अगर रीजन ऑप्ट आउट करने का ये है दैट आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड कर गई है, 2 करोड़ को एक्सीड कर गई है, मतलब कि आप सेक्शन 44 AD में फॉल ही नहीं कर रहे और उस असेसमेंट ईयर में आपने सेक्शन 44 ऑप्ट आउट किया है ड्यू टू नॉन एलिजिबिलिटी बिकॉज 2 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर एक्सीड होने के कारण आप एबल ही नहीं हैं कि आप सेक्शन 44 AD जो है वो ऑप्ट कर पाएँ। तो अगर नॉन एलिजिबिलिटी की वजह से आपका सेक्शन ऑप्ट आउट हो रहा है तो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में आप सेक्शन 44 AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट अगेन ले सकते हैं प्रोवाइडेड कि जिस साल में आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं, जिस साल में आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड कर रही है, उस साल में आपने अपना प्रॉफिट 8% या 6% से नीचे नहीं दिखाया होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट फिजिबल और वाइबल कि आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है और आपके उसके सामने जो टर्नओवर है वो 8% दिखा रहे हैं, मतलब सीधा सीधा आप 16 से 18 लाख के बीच में फॉल कर जाएंगे सिर्फ बिजनेस इनकम। और अगर उस पर्सन की इनकम्स अदर इनकम्स भी हैं तो उसकी टर्नओवर जो टोटल इनकम है दैट वुड बी एक्सीडेड 20 और 25 लैक्स डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हैं। तो उन केसेस में मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स यही करते हैं कि आप एक बार सेक्शन 44 AB में ऑडिट करवा लेते हैं तो उसके बाद आप सेक्शन 44 AB में ही रहते हैं, AD में दोबारा नहीं जाते।
तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इस क्लॉज की इंटरप्रिटेशन बता रही हूँ दैट अगर आप सेक्शन 44 AD, आपके लिए मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, आप सेक्शन 44 AD ऑप्ट आउट कर रहे हैं ड्यू टू नॉन एलिजिबिलिटी टू फॉल अंडर सेक्शन 44 AD, तो आप नेक्स्ट ईयर में अगेन सेक्शन 44 AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जिस साल में आप सेक्शन 44 AD ऑप्ट आउट कर रहे हैं, जिस साल में आप 44 AB में जा रहे हैं, उस साल में आपने अपना प्रॉफिट या अपना जो गेन है वो 8% या 6% से ज़्यादा दिखाया होना चाहिए। और जिन साल में आप सेक्शन 44 AD ऑप्ट आउट करेंगे उससे अगले 5 साल तक, जब तक आप 44 AD में फॉल कर रहे हैं या 44 AB में फॉल कर रहे हैं या 8% या 6% से नीचे अपना प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करेंगे और अपने अकाउंट्स को ऑडिट भी करवाएंगे। ये है सेक्शन 44 AB के क्लॉजेस 5। अब इसमें हम कुछ प्रोविजंस या प्रोवाइजो पढ़ लेते हैं जहां पर ये कहा गया है फर्स्ट प्रोविजन में, सेक्शन 44 AB आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपके ऊपर सेक्शन 44 AD सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल है, जो कि हम वीडियो में आगे जाकर जरूर डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरी प्रोवाइजो दी गई है दैट अगर आप फॉल कर रहे हैं, आपका बिजनेस जो है वो फॉल कर रहा है सेक्शन 44 B या सेक्शन 44 BB A में, तो भी आपके ऊपर सेक्शन 44 AB अप्लाई नहीं होगा। थर्ड प्रोविजन में कहा गया है दैट पर्सन वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड इफ हिज अकाउंट्स आर ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ, तो इट वुड बी सफिशिएंट अगर आपने ऑडिट जो है वो किसी और लॉ में करवाया है। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनीज एक्ट में आप अपना ऑडिट करवा रहे हैं, देन द टैक्स पेयर वुड नॉट बी लायबल टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड अगेन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये 3 प्रोविजन दी गई हैं और आपकी कन्वीनियंस के लिए जो हमने अभी चर्चा की है सेक्शन 44 AB की, उसको मैंने समरी फॉर्म में नीचे दे दिया है दैट अगर आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं और ऑप्ट नहीं कर रहे अपना प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को, तो आपकी टोटल सेल्स या टर्नओवर अगर एक्सीड कर रही है 1 करोड़ से ज़्यादा, तो आप 44 AB में ऑडिट करवाएंगे। और अगर आपकी कैश ट्रांजेक्शन अप टू 5% है ऑफ टोटल ग्रॉस रिसीट्स एंड पेमेंट्स, तो आपकी थ्रेशहोल्ड लिमिट जो है वो 1 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो जाती है विद इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021। सेकेंड है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 AE BB BBB, देन ऑल्सो आपके ऊपर सेक्शन 44 AB एप्लीकेबल हो जाएगा अगर आप लोअर प्रॉफिट दिखाते हैं जो स्पेसिफाइड परसेंटेज इन सेक्शंस में मेंशन की गई है। थर्ड है अगर आप सेक्शन 44 AD में फॉल करते हैं और आप अपना टैक्सेबल इनकम जो है वो बिलो द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट दिखाते हैं, तो भी आप प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम का बेनिफिट जो है वो नहीं ले पाएंगे और अपना ऑडिट करवाएंगे सेक्शन 44 AB में। अगेन मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके यही बताना चाहूँगी दैट यहाँ पर बहुत ही क्लियरली मेंशन है दैट एंड हैज़ इनकम एक्सीडिंग द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ₹2.5 lakhs। मैं आपको एग्जांपल दे देना चाहती हूँ, सपोज कीजिए दैट आप सेक्शन 44 AD फर्स्ट टाइम ऑप्ट कर रहे हैं, आपने प्रीवियस ईयर्स में कभी भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है। यहाँ आप एक एग्जांपल ले सकते हैं दैट ये आपका फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, आपके ऊपर सेक्शन 44 AD सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल नहीं हो रहा, मतलब आप ऑप्ट आउट नहीं कर रहे हैं। और आफ्टर डिक्लेयरिंग योर इनकम लेस देन 8% और 6% एज द केस में भी, आपकी टोटल इनकम एक्सीड नहीं कर रही है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को, दैट इज 2.5 lakhs as per old tax regime and 3 lakhs as per new tax regime, would you be liable to get your account audited under section 44 AB? ये डिबेटेबल इशू है। मेरे अकॉर्डिंगली इस जो क्लॉज है उसकी इंटरप्रिटेशन यही निकलती है दैट अगर टैक्स पेयर का जो टर्नओवर है दैट इज लेस देन 1 करोड़, आप अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं लेस देन 8% और 6%, और उस डिक्लेरेशन के बाद आपकी जो टोटल इनकम है, यहाँ पर मैं प्रॉफिट गेन की बात नहीं कर रही हूँ, टोटल इनकम की बात कर रही हूँ, मतलब आप अपनी कंपुटेशन बनाते हैं और आपकी टोटल इनकम जो है वो 2.5 लाख या 3 लाख से नीचे वाले पोर्शन में फॉल कर रही है, तो उस केस में आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाने के लिए लायबल नहीं हैं, लेकिन आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। आपको इससे रिलेटेड मेरी जो बात है उसको सेकंड करने के लिए
बहुत से आर्टिकल्स जो हैं वो मिल जाएंगे गूगल पे, और मैं आपको रेफरेंस भी दे दूंगी वीडियो के एंड में कि कहाँ से मैंने ये जो फैक्ट्स हैं वो उठाए हैं, सो दैट आप विदाउट वेरिफिकेशन या विदाउट ऑथेंटिसिटी इस इंफॉर्मेशन को यूज़ ना करें। वी बीइंग प्रोफेशनल्स आर लायबल कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अप्लाई करने से पहले उसको स्टडी ज़रूर करें और वेरीफाई ज़रूर करें। आई एम जस्ट गिविंग यू डायरेक्शन टूवर्ड्स समथिंग, तो आप उन चीज़ों को वेरीफाई करें, आप उन फैक्ट्स को, तथ्यों को वेरीफाई करें, फिर उसके बाद ही आप उनको अप्लाई करें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इस समरी फॉर्म में, कैरिंग ऑन बिजनेस एंड इज नॉट एलिजिबल टू क्लेम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 AD due to opting out for presumptive taxation in any one financial year of the lock-in period, that is 5 consecutive years from when the presumptive tax scheme was opted। आपने ऑप्ट आउट कर दिया है सेक्शन 44 AD में से, तो आप सेक्शन 44 AB में ऑडिट करवाने के लिए लाइबल कब होंगे? इफ इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, आपकी इनकम एक्सीड कर रही है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को, दैट इज 2.5 lakhs और 3 lakhs एज पर टैक्स regime ऑप्टेड आउट in the subsequent 5 consecutive tax years from the financial year when the presumptive taxation was not opted for। हम डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को। अब आ जाते हैं प्रोफेशंस पे। अगर आप कोई भी प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हैं तो आपकी टोटल ग्रॉस रिसीट अगर एक्सीड कर रही है 50 लाख, यू आर लायबल टू गेट योर अकाउंट ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 AB। कैरिंग ऑन प्रोफेशन एलिजिबल फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 ADA, मतलब दैट लिमिट of 50 lakh would be extended to 75 lakh अगर आपके प्रोफेशन की रिसीट्स जो हैं, कैश ट्रांजेक्शन जो हैं, दैट आर लेस देन 5% ऑफ योर टोटल रिसीट्स ऑफ द प्रोफेशन। तो यहाँ पर भी एंड इनकम एक्सीड द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वर्ड यूज किया गया है। आप अगर 50% से नीचे अपनी टोटल ग्रॉस रिसीट का 50% से नीचे अपना प्रॉफिट दिखाते हैं तो आप सेक्शन 44 AB में ऑडिट करवाने के लिए लायबल हैं एंड इनकम एक्सीड द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। और आपकी जो इनकम है, आप कंप्यूटेशन बनाते हैं, आपकी और कोई इनकम नहीं है, आपकी टर्नओवर जो है वो, आपकी जो ग्रॉस रिसीट है वो बहुत ही कम है, आप 50% से नीचे दिखा रहे हैं, फिर भी वो फॉल कर रही है बिलो 2.5 लाख और 3 lakhs, तो आप सेक्शन 44 AB में ऑडिट करवाने के लिए लायबल नहीं होंगे। तो इस चीज़ को बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन से स्टडी ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इसमें क्या न्यू चीज़ जो है वो फाइंड आउट की। बिजनेस लॉस की बात करें, अगर आपका बिजनेस में लॉस है एंड नॉट ऑप्टिंग फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, आप सेक्शन 44 AD ऑप्ट इन नहीं कर रहे हैं, तो टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट अगर 1 करोड़ से एक्सीड कर रही है, देन यू विल बी लायबल टू गेट योर अकाउंट ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 AB। If taxpayer's total income exceed basic exemption limit, but he has incurred a loss from carrying on a business, not opting for presumptive taxation scheme, टैक्स पेयर की टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड कर रही है लेकिन बिजनेस में लॉस है और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम आप ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उन केसेस में, बिजनेस के लॉस के केस में, आपके टर्नओवर अगर 1 करोड़ से एक्सीड कर रही है तो टैक्स पेयर इज सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB। आप में से अगर किसी को भी इसका PDF चाहिए होगा तो आप मेरे से DM करके इसका PDF जो है वो डिमांड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स के नीचे, आप वीडियो के नीचे कमेंट में जाकर भी PDF लिख सकते हैं या अपना क्वेश्चन जो है वो रेज कर सकते हैं, सो दैट वी कैन डिस्कस। बिकॉज यूट्यूब के जरिए आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो इट इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन। मैं आपको देख नहीं सकती हूँ, मैं आपको सुन नहीं सकती हूँ, तो आप जो अपने क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, या जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ताकि जो मैंने कह दिया दैट इज़ नॉट पत्थर पे लकीर, मैं बार बार कह रही हूँ, आप इसको वेरीफाई ज़रूर करें। मैं आपको रेफरेंसेस दे दूंगी दैट कहाँ कहाँ पर ये लिखा गया है, सो दैट आप उस चीज़ को पुख्ता करें। विदाउट वेरिफिकेशन आप इस चीज़ को अप्लाई मत कीजिएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 44 AD जो कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में डील करता है और ये नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज के साथ स्टार्ट होता है, जिसमें ये लिखा गया है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन सेक्शन 28 to 43C। ये सेक्शन ओवर पावर करता है सेक्शन 28 से लेके 43C तक जो भी सेक्शंस हैं, वहाँ पर जो भी लिखा गया है दैट वुड नॉट बी अप्लाई टू पर्सन्स और टैक्सपेयर्स ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 44 AD।
इन केस ऑफ एलिजिबल असेसी एंगेज्ड इन एलिजिबल बिजनेस, एलिजिबल असेसी की भी डेफिनेशन 44 एडी में दी गई है एंड एलिजिबल बिजनेस की भी डेफिनेशन सेक्शन 44 एडी में दी गई है. A sum equal to 8% of total turnover or gross receipt of assessee in the previous year on account of such business, or as the case may be, a sum higher than the aforesaid sum claimed to have been earned by eligible assessee shall be deemed to be the profit and gains of such business chargeable to tax. अब देखिए यहाँ पर ये कहा गया है दैट अगर आप सेक्शन 44 एडी ऑप्ट करते हैं तो एलिजिबल बिजनेस की डेफिनेशन में बोला गया है आपकी टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट बिजनेस की एक्सीड नहीं करनी चाहिए 2 करोड़ रुपीज. नहीं कर रही है तो यू आर वेरी मच एलिजिबल टू ऑप्ट सेक्शन 44 एडी. प्रॉफिट दिखाएंगे आप 8% या 6%. 6% किन केसेस में है, अगर आपकी जो मैक्सिमम 95% ऑफ द रिसीट है वो वाया बैंक अकाउंट्स है. अगर अदर देन बैंक अकाउंट्स है तो आप जो 3 करोड़ वाली लिमिट है जो हम आगे डिस्कस करेंगे उसमें फॉल नहीं करेंगे. तो 6% आप दिखा सकते हैं अगर 95% ऑफ द रिसीट्स जो हैं आपकी ग्रॉस रिसीट का 95% दैट इज वाया बैंक अकाउंट्स. किसी भी मोड में हो सकता है वो आप सेक्शन 44 एडी की वीडियो मेरी जो अवेलेबल है चैनल पे उस पर देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से मोड हो सकते हैं. सो कमिंग बैक टू दिस, सेक्शन 28 से 43C तक जो भी डिसअलाउंसेस या अलाउंसेस हैं दैट वुड नॉट बी एप्लीकेबल. वो यही कंसिडर किया जाएगा दैट दे हैव ऑलरेडी बीन कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग 8% या 6% का प्रॉफिट. अब यहाँ पर ये बोला गया है that provided this subsection shall have effect as if for the word 8% the word 6% has been substituted, जो हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं. Any deduction allowable under the provision of section 30 to 38 shall for the purpose of subsection 1 be deemed to have been already given full effect. मतलब सेक्शन 30 से 38 तक के जो भी अलाउंसेस हैं डिसअलाउंसेस हैं यही कंसिडर किया जाएगा दैट इफ टैक्स पेयर इज ऑप्टिंग सेक्शन 44 एडी तो उन प्रोविजंस का इफेक्ट आपको ऑलरेडी दे दिया गया है. सेक्शन 44 एडी सबसेक्शन 4 जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है जिसमें यही कहा गया है दैट 44 एडी अगर आप एक बार ऑप्ट कर लेते हैं तो इट इज मैंडेटरी कि आप सेक्शन 44 एडी को अगले 5 सालों तक कंटिन्यू करेंगे. अगर आप बीच में से ऑप्ट आउट कर देते हैं मतलब अपना प्रॉफिट दिखा देते हैं लेस देन 8% और 6% तो आप अगले 5 जिस साल में आप असेसमेंट ईयर में सेक्शन 44 एडी को ऑप्ट आउट कर रहे हैं उस साल से नेक्स्ट 5 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर तक आप सेक्शन 44 एडी का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, अगर आप सेक्शन 44 एडी ऑप्ट आउट कर रहे हैं ड्यू टू नॉन एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल नहीं है 44 एडी ऑप्ट आउट करने के लिए ड्यू टू द रीजन कि आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड कर गई है, यू विल बी एबल टू ऑप्ट सेक्शन 44 एडी इन द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर प्रोवाइडेड कि जिस असेसमेंट ईयर में आपने सेक्शन 44 एडी ऑप्ट आउट किया है ड्यू टू नॉन एलिजिबिलिटी उस असेसमेंट ईयर में आपने अपना प्रॉफिट 8% या 6% से नीचे नहीं दिखाया होना चाहिए. 8% या 6% या उससे ज़्यादा दिखाया होना चाहिए. ये सारी कंडीशंस जो हैं वो आपको फुलफिल करनी ज़रूरी है और जिस साल में आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं उस साल में आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करेंगे और अपने अकाउंट्स भी ऑडिट करवाएंगे. तो ये सेक्शन 44 एडी सबसेक्शन 4 कहता है. अब आ जाइए सेक्शन 44 एडी सबसेक्शन 5 पे जिसको कि नज़रअंदाज किया जाता है बट दिस इज द मेन आप कह सकते हैं इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 44 एडी मेरे हिसाब से, क्योंकि सेक्शन 44 एडी सबसेक्शन 5 जो है वो ओवर रूल कर देता है पिछली जितनी प्रोविजंस आपने 44 एडी सबसेक्शन 1 से लेके सेक्शन 44 एडी सबसेक्शन 4 तक पढ़ी हैं. Notwithstanding anything contained in foregoing provision of this section, section 44 AD बात करता है पिछले sections की 28 से लेके 43C तक के sections की. section 44 AD subsection 5 clause 5 जिसको आप कह सकते हैं वो बात कर रहा है notwithstanding anything contained in foregoing provision of this section. this section मतलब section 44 AD itself. इसकी जो पिछली provisions हैं 1 to 4 सब क्लॉज जो आपने पढ़े हैं उसको भी वो कह रहा है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है. एन एलिजिबल असेसी टू whom the provision of subsection 4 are applicable, एक एलिजिबल असेसी जिसके ऊपर सेक्शन 44 एडी सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल है
और सेक्शन 44 एडी सबसेक्शन 4 क्या कहता है, 5 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर तक आप सेक्शन 44 एडी ऑप्ट करेंगे, प्लस अगर आपकी इनकम एक्सीड कर रही है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को तो, and whose total income exceed the maximum amount which is not chargeable to income tax shall be required to keep and maintain such books of accounts and other document as required under subsection 2 of section 44 AA, जो कि डील करता है with maintenance of book of account if your receipts are exceeding specified limit prescribed under section 44 AA, and get them audited and furnish a report of such audit as required under section 44 AB। अब आप इसको 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, इसको इंटरप्रेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दैट आपने इससे क्या इंटरप्रेट किया और क्या नई चीज़ फाइंड आउट की, क्योंकि मुझे इसको पढ़ने के बाद तो यही लग रहा है दैट एलिजिबल असेसी जिसके ऊपर सेक्शन 44 एडी सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल है, मतलब वो ऑप्ट आउट कर रहा है सेक्शन 44 एडी सबसेक्शन 4, 5 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर में से उसने चौथे साल में से इसको ऑप्ट आउट कर दिया, एंड मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है whose total income exceed the maximum amount which is not chargeable to income tax। उसकी टोटल इनकम, अगेन कंप्यूटेशन की बात हो रही है, प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख या 3 लाख को एक्सीड नहीं कर रही है, shall be required to keep and maintain such books of accounts and other document as required under subsection 2, तो वो अपनी books of accounts मेंटेन करेगा अंडर सेक्शन 44 AA और अकाउंट ऑडिट करवाएगा अंडर सेक्शन 44 AB। अब अगर आप इसको नेगेटिव में पढ़ते हैं, नेगेटिव मतलब मेरे ऊपर सेक्शन 44 AD सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल नहीं है, मैंने पिछले सालों में कभी भी सेक्शन 44 AD ऑप्ट नहीं किया था और मेरी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड नहीं कर रही है टोटल इनकम, वाइल प्रिपेयरिंग माई कंप्यूटेशन मेरी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड नहीं कर रही है, तो मतलब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करूंगी और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं करवाऊंगी अंडर सेक्शन 44 AB। क्या इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह से निकल सकती है, ये जो चीज़ें हैं ये एप्लीकेबल होंगी अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, क्योंकि सेक्शन 44 ABA लग जाता है अगर आपकी टर्नओवर क्रॉस कर गई है 1 करोड़, तो यहाँ सेक्शन 44 AD सबसेक्शन 5 सब क्लॉज 5 जो एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा, 1 करोड़ से नीचे की टर्नओवर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर आगे आपको एक्सप्लेनेशन दे दी गई हैं दैट एलिजिबल एसएससी में कौन कवर होता है और एलिजिबल बिजनेस में कौन कवर होता है। आपकी समझ के लिए, आपकी क्लियरेंस के लिए, क्लैरिटी के लिए मैंने यहाँ पर एक चार्ट जो है वो तैयार किया है जिसमें हम ये देखेंगे दैट आपके ऊपर कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल हो सकता है या कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, और नीचे उसके जो एक्सप्लेनेशन हैं वो भी दी गई हैं। माफ़ी चाहती हूँ दैट ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा ड्यू टू द रीज़न कि हम इसमें 2 सेक्शंस एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट इट वुड बी वर्थी बिकॉज आपकी काफ़ी सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको एक न्यू पर्सपेक्टिव से सेक्शन 44 AB और AD को दोबारा पढ़ने पर ये मजबूर करेगी वीडियो, जैसा कि मुझे लग रहा है। सो सिचुएशंस दी गई हैं कुछ। सिचुएशन 1 में आपकी टर्नओवर की रेंज है 0 to 1 करोड़, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। ऊपर लिखा गया है वेदर सेक्शन 44 AD इज एप्लीकेबल, यस आपका ऊपर सेक्शन 44 AD एप्लीकेबल होगा। वेदर सेक्शन 44 AB टैक्स ऑडिट इज रिक्वायर्ड, नो। ये जो आपकी सिचुएशन 1 है ये डिबेटेबल है बिकॉज बहुत से प्रोफेशनल्स मेरे साथ इस पे अग्री नहीं करेंगे ड्यू टू द रीज़न कि बहुत ही सालों से प्रैक्टिस यही है दैट अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है, प्रॉफिट आप 8 या 6% से नीचे दिखा रहे हैं तो हम 44 AB में अपना ऑडिट करवाते हैं। लेकिन देखिए अमेंडमेंट्स या चेंजेस आने की वजह से सेक्शंस में चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस को डिस्कस करना ही हमारे प्रोफेशन का एक पार्ट है। आई एम नॉट सेइंग दैट आप मेरे कहने पे जाइए और 44 AB में ऑडिट मत कीजिए। I am asking you for your interpretation and your point of view. Maybe I can be wrong, I can be right, पर आप इस चीज़ को कंसिडर करके इस पे स्टडी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा।
तो इसका नोट देख लेते हैं। नोट में कहा गया है असेसी अपनी बिजनेस इनकम 44 एडी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में 8% या 6% पे दिखा सकता है। असेसी कैन इवन डिक्लेयर लोअर इनकम, ध्यान दीजिएगा, असेसी कैन डिक्लेयर इवन लोअर इनकम। टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB is not required as turnover is not exceeding 1 करोड़। आपके टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रही है। हाईलाइटेड पोर्शन को कंसिडर कीजिए। टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB is not required even if declared business is lower than 8% of turnover unless the assessee falls under section 44 AD subsection 4। कंडीशन ये है दैट आप 44 AB में ऑडिट करवाने के लिए लायबल नहीं होंगे इवन इफ यू आर डिक्लेयरिंग योर इनकम लोअर देन 8% और 6%, प्रोवाइडेड कि आपके ऊपर सेक्शन 44 AD सबसेक्शन 4 नहीं लग रहा है। तो जैसा हम पीछे वीडियो में डिस्कस करके आए हैं उस चीज़ को आप कंसीडर ज़रूर कीजिएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ दैट टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे होना चाहिए। टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है देन उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हम सिचुएशन 2 पर, जहाँ पर बोला गया है दैट आपकी टर्नओवर रेंज कर रही है फ्रॉम 1 करोड़ टू 2 करोड़। 44 AD एप्लीकेबल होगा, यस। 44 AB एप्लीकेबल होगा, नॉट रिक्वायर्ड इफ इनकम इज डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 44 AD सबसेक्शन 1। आपने वॉलंटरली अपना प्रॉफिट 8% तक दिखाया है या 8% से ऊपर भी दिखा दिया है तो आपके ऊपर सेक्शन 44 AB नहीं लगेगा 1 करोड़ से 2 करोड़ की टर्नओवर में। सिचुएशन 3 में हम कह रहे हैं दैट आपकी टर्नओवर जो है वो रेंज कर रही है फ्रॉम 2 टू 3 करोड़। 3 करोड़ वाली जो अमेंडमेंट है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए एप्लीकेबल है, वो अभी तक हमने वीडियो में कहीं डिस्कस नहीं की है, जिसमें यही कहा गया है दैट अगर आपकी कैश ट्रांजेक्शन 5%, कैश ट्रांजेक्शन जिसमें रिसीट्स और पेमेंट्स दोनों आ जाते हैं, 5% से एक्सीड नहीं कर रही है इन कैश, तो आपकी जो 2 करोड़ की टर्नओवर है दैट वुड बी एक्सटेंडेड टू 3 करोड़। Taxpayer would be liable to opt for presumptive taxation under section 44 AD up to rupees 3 crore provided conditions fulfill हो रही हैं। 5% receipt, 5% पेमेंट। क्लैरिटी के लिए आपको बता देना चाहती हूँ दैट अगर आपकी जो कैश रिसीट्स हैं दैट आर लेस देन 5% लेकिन कैश पेमेंट आर एक्सीडिंग 5%, तो उस केस में भी आपके ऊपर 2 करोड़ की लिमिट ही एप्लीकेबल होगी, 3 करोड़ की नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस में एंड दिया गया है, म्यूचुअली इंक्लूसिव है, को रिलेटेड है, दोनों ही कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी है। सिचुएशन 4 पे आ जाइए। 2 से 10 करोड़ का रेंज दे दिया गया है, यहाँ पर आपको भी पता है दैट अगेन रिसीट्स और पेमेंट्स 5% से एक्सीड नहीं कर रही हैं, तो जो 2 करोड़ की आपकी लिमिट है 44 AD की उसको बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप ये चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा, टर्नओवर अगर आपकी 2 करोड़ से एक्सीड कर गई है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट सेक्शन 44 AD, क्योंकि सेक्शन 44 AD में एलिजिबल बिजनेस की जो डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन है, उसको अमेंड नहीं किया गया। उसमें यही कहा गया है दैट 2 करोड़ तक अगर आप हैं, आपकी टर्नओवर है तो आप एलिजिबल बिजनेस में फॉल करते हैं और आपके ऊपर सेक्शन 44 AD लग जाएगा। तो 2 करोड़ से एक्सीड कर रही है लेकिन 10 करोड़ से कम है, उस केस में नो लिखा गया है। कहाँ, वेदर सेक्शन 44 AD इज एप्लीकेबल, नो। सेक्शन 44 AB में भी ऑडिट नहीं होगा, नॉट रिक्वायर्ड इफ फ्यू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब देखिए यहाँ पर मेरे को भी डाउट है, मुझे भी इस केस में डाउट आया था। जिस बुक से मैंने रेफरेंस ली है दैट बुक इज पॉपुलर एंड फेमस वर्ल्ड वाइड, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दैट बुक बट दैट पब्लिकेशन, लेकिन आपको मैं रेफरेंस ज़रूर दूंगी, आप वहाँ पर जाकर इस बुक को पढ़ सकते हैं, जहाँ पर क्लियरली ये मेंशन किया गया है दैट 2 करोड़ से अगर आपकी टर्नओवर एक्सीड कर रही है लेकिन 10 करोड़ से कम है, 44 AD एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब अप्लाई नहीं होगा, लेकिन 44 AB भी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप कौन सी कंडीशंस फुलफिल करते हैं वो हम देखेंगे नोट 4 में। नोट 4 में क्या लिखा गया है, इन सिचुएशन 4 assessee cannot avail the benefit of presumptive taxation scheme under section 44 AD. Tax audit under section 44 AB is not required if following two conditions are satisfied. Again, aggregate of cash receipts in cash during the year does not exceed 5% of such receipts. Aggregate of all payments in cash during the year does not exceed 5% of such payments.
इस पर्पज़ के लिए पेमेंट जो आप चेक से रिसीव कर रहे हैं या ड्राफ्ट से रिसीव कर रहे हैं, चेक अकाउंट पे ही नहीं है, तो उस केस में उसको कैश रिसीट या कैश पेमेंट ही माना जाएगा। हाउएवर इफ द असेसी सेटिस्फाइज वन, अगर इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल होती है या दोनों ही नहीं होती, तो आपके ऊपर सेक्शन 44A लग जाएगा एंड यू विल हैव टू गेट योर अकाउंट ऑडिटेड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 44A। आप ये ध्यान रखिएगा, दोनों ही कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो आप सेक्शन 44A में ऑडिट करवाएंगे। सिचुएशन 5 है अबव 10 करोड़, जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं दी गई। अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड कर रही है तो टैक्स पेयर इज लायबल टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड under section 44AB. In situation 5, assessee cannot avail the benefit of presumptive taxation. Tax audit under section 44AB is required as the turnover exceeds 10 करोड़। तो आप सेक्शन 44AB यहाँ पर अप्लाई करेंगे बिकॉज आपका जो टर्नओवर है दैट इज एक्सीडिंग 10 करोड़। मैं इस वीडियो को रैप अप करने से पहले आपसे फिर से यही दरख्वास्त करना चाहूँगी दैट इट इज़ जस्ट एन इंफॉर्मेटरी वीडियो, इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पसेस। I am sharing my views, interpretation and opinions on section 44AB and AD's changes and amendments which has taken place for assessment year 24-25। अगर आपकी अलग पर्सपेक्टिव है, अलग पॉइंट ऑफ व्यू है और इस वीडियो में बताई गई किसी भी इंफॉर्मेशन को अप्लाई करने से पहले आप सारे फैक्ट्स को अच्छे से जान लें, वेरीफाई कर लें, जांच लें, उसके बाद ही आप प्रैक्टिकली इनको इम्प्लाई करें। वीडियो के एंड में मैंने ये डिस्क्लेमर इस पीडीएफ के एंड में दिया गया है जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दैट मैंने कहाँ से रेफरेंसेस ली हैं टू प्रिपेयर दिस प्रेजेंटेशन। तो आप काइंडली अगर कुछ भी क्वेरीज या इस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से रेफरेंसेस के बारे में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर उनका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। आप अपनी तसल्ली करके ही इन सेक्शंस को या इन प्रेजेंटेशंस में जो बताई गई चीज़ें हैं उनको इम्प्लीकेशन में लाइए। तो आज का वीडियो यहीं पर रैप अप करते हैं, एंड करते हैं। होप करती हूँ दैट वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ऐसे ही छोड़ मत दीजिएगा, इसको लाइक भी कीजिएगा बिकॉज वी वांट एप्रिसिएशन फॉर द एफर्ट्स वी पुट इन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी जहाँ पर नई अमेंडमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, नमस्कार।